मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये आध्यात्मिक सिद्ध योग साधना आश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज विश्व योग दिवस है, तो आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि हम जानते हैं, ये आज का जो दिन है वो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि भारतवर्ष की पहल से ही ये पूरे विश्व में विस्तार हुआ है, फैला है और आज 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज इस योग दिवस को स्वास्थ्य के लिए योग ऐसी थीम निर्धारित की है। यानी हम आज जो योग कर रहे हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं और जो बहुत आवश्यक है। अभी जो विषम परिस्थितियाँ हमारे सबके सामने आईं, उनमें हमने सबने देखा कि कोई किसी भी हैसियत वाला रहा हो, चाहे बहुत पैसे वाला रहा हो, चाहे गरीब रहा हो, चाहे बहुत अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहा हो, घूमने वाला रहा हो, सब रहा हो, लेकिन फिर भी कोरोना ने किसी को छोड़ा नहीं है। कोरोना में वही लोग बचे हैं जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित रूप से बनाए रखा है। वो उसमें यदि संक्रमित भी हुए हैं तो वहाँ से ठीक होके भी आए हैं, स्वस्थ होके भी आए हैं। लेकिन जिनकी प्रतिरोधक क्षमता ठीक नहीं रही, वो निश्चित रूप से इसमें अनेकों उपचार के बाद भी और अपने जीवन को नहीं बचा पाए। तो आज विश्व योग दिवस के अवसर पर हम योग करते हैं। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को आपस में मिला लें और सबसे पहले हम करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16 नस नाड़ियाँ हमारे मस्तिष्क से निकल करके यहाँ पर जुड़ती हैं। तो ये हमारा बहुत नस नाड़ियों की शुद्धिकरण के लिए गर्दन, इसमें सबसे पहले हम करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो वो इसमें आगे नहीं झुकाएंगे, और जिन्हें नहीं है, स्वस्थ हैं, वो आराम से इसको तो सबसे पहले श्वास भरते हुए श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाएंगे। फिर पुनः श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। फिर श्वास भरते हुए, जो लोग आंख बंद कर सकते हैं वो आंख बंद करके करेंगे, नहीं तो खुली रखेंगे, क्योंकि कई बार जो ऐसे लोग हैं उन्हें चक्कर आने की प्रॉब्लम हो जाती है आंख बंद करने में, तो आंखों को खुला रखेंगे। श्वास ऊपर जब आएंगे तो श्वास भरेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, चाहे पीछे की तरफ जाएं, चाहे आगे की तरफ जाएं, वहाँ श्वास छोड़ेंगे। तो श्वास भरेंगे और फिर इस तरह से 5 बार करेंगे। श्वास भरें और आगे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर आएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएं, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर आएं, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, श्वास भरते हुए ऊपर आएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर आएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं और श्वास भरते हुए ऊपर। इस तरह से गर्दन की 4 एक्सरसाइज हैं, और ये एक्सरसाइज हमारे गर्दन के दर्द को, यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसको ठीक करने में बहुत मदद करता है। तो हम, और ख़ास तौर से हमारे जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने में ये एक्सरसाइज बहुत लाभकारी है। अब दूसरे प्रकार के करेंगे, इसमें गर्दन को हम दाएं और बाएं ले जाएंगे। ऐसे श्वास भरते हुए ही श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ ले जाएं। श्वास भरें, इसको भी 5-5 बार करेंगे।
कंधे की तरफ देखेंगे, फिर श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाएं की तरफ जाएं। फिर श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, फिर श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, फिर श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, फिर श्वास भरते हुए मध्य में। इस तरह हमारी गर्दन की ये दूसरी एक्सरसाइज हुई। अब हम तीसरी करेंगे। इसको जो है दाएं और बाएं तरफ मोड़ेंगे इस तरह से, और कंधे को छूने की कोशिश करेंगे, जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। योग में किसी भी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, किसी की देखा देखी नहीं करना है, और अपनी क्षमता का भी ख्याल रखना है। तो श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ झुकें, फिर श्वास भरते हुए मध्य में आए, और फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, फिर श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ, फिर श्वास भरते हुए बाएं तरफ। इस तरह 5-5 बार आप करें, दाएं और बाएं तरफ ले जाएं। पांच बार पूरा हो जाने के बाद फिर एक बात और ध्यान रखें कि योग में प्रसन्नता का बहुत महत्व है। हम जितने प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्न मन से करेंगे, वो हमें उसके परिणाम उतने ही अधिक हमें प्राप्त होंगे। तो मन में प्रसन्नता का भाव अवश्य रखें। अब हमें करना है 5-5 बार गर्दन घुमाने की एक्सरसाइज। यह एक बार देख लें कि यहाँ मध्य में रहें और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएं, और श्वास छोड़ते हुए फिर मध्य में आएँ। इस तरह से रोटेशन करना है, और रोटेशन जो है 5 बार दाईं ओर से और 5 बार बाईं ओर से। तो श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं, श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। और 5 बार हो जाने के बाद अब इसको उल्टी दिशा में गर्दन को घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास गर्दन के अभ्यास को करेंगे। अब हम स्कंद संचालन करेंगे। स्कंद संचालन में हमारे अब कंधों की, क्योंकि हमने गर्दन की, हमें वैसे प्रतिदिन अपने जोड़ों की साधारण अभ्यास हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, लेकिन ये बहुत प्रभावकारी हैं, बहुत लाभकारी हैं। हमें अपने जोड़ों की, तो ये जोड़ जो है गर्दन के यहाँ और हमारे कंधे के जोड़ हैं, तो हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथों को यहाँ पर रखेंगे और इनको जो है यहाँ आगे मिला लें। अब श्वास भरते हुए इनको 5-5 बार करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएं, और फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरह से इनको रोटेट करना है। इसको रोटेट करें 5 बार एक दिशा में, 5 बार दूसरी दिशा में। मन में प्रसन्नता का भाव रखें। और अब उल्टी दिशा में 5 बार हो जाने के बाद उल्टी दिशा में इसको रोटेट करें। ये एक्सरसाइज अभ्यास बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अनेकों लोगों को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत अधिक जो है कंधे जाम हो जाते हैं, जो कंधों को खोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसको चलते फिरते कभी भी किसी समय इसको कर सकते हैं। इनको यहाँ मिलाओ, कोहनियाँ मिलाओ आगे,
हाँ, कोहनियाँ मिला के फिर ऐसे घुमाना है। हाँ, अब घुमाओ ऐसा। कोहनियाँ मिलाने की जो है नहीं मिल पाए वो अलग है। तो ये हमारे कंधों के लिए एक्सरसाइज है। अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के अभ्यास में दोनों पैरों को पास पास मिला लें और एक बार देख लें, फिर इसको करेंगे। एक बार देखें कैसे करें। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, सामने की तरफ ले जाएंगे। एक बार देख लें और देखने के बाद फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और दोनों हथेलियों को आपस में बांध लें और इसको ऊपर तान दें और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को भी ऊपर उठा दें। पंजों से बलाना है और अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पर टिका के रखें। ज़मीन पर किसी एक बिंदु को टिका के रखेंगे। ये है ताड़ासन। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे और जो है अपनी हथेलियों खोल लें और अपने हथेलियों को जो है उल्टी दिशा में करते हुए और नीचे की तरफ लाएं। ये है ताड़ासन का अभ्यास। ये ताड़ासन का अभ्यास बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। बच्चों को अपनी ऊंचाई बढ़ाना है, हाइट बढ़ाना है, तो इस ताड़ासन का अभ्यास बच्चों के लिए बहुत। और ये ताड़ासन का जो अभ्यास है वो हमारे सारे नस नाड़ियों को खोल देता है। नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, रीढ़ की जो है सही दिशा में काम करती है। बहुत सारे लाभ हैं। है छोटा सा आसन लेकिन बहुत लाभकारी है। एक बार पुनः करेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं, ऊपर की ओर ले जाएं, कानों से सटा लें दोनों हाथों को और दोनों हाथों को ऊपर बांध लें, उल्टी दिशा खोल दें, हथेलियां आसमान की ओर और ऊपर की तरफ उठ जाएं और धीरे से अपने पैरों को भी ऊपर उठा लें और अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर टिकाएं और फिर धीरे से वापस हथेलियों को उल्टा कर लें, खोल लें और अपने दोनों बाजू की तरफ लाएं और धीरे से नीचे की तरफ और अपनी एड़ियों को भी नीचे लाएं। ये है ताड़ासन का अभ्यास। बहुत लाभकारी है। पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ इससे खुल जाती हैं। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे, कोणासन का अभ्यास। कोणासन का अभ्यास भी हम बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं और उल्टा करें, हथेली उल्टा करें और ऊपर ले जा करके अपने कान से सटा लें और अब दाएं तरफ झुकना है। सांस भर लें और श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे जा पाएं उतना करें। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आएं, अपने हथेलियों को नीचे की लाएं, दिशा पलट लें और वापस लाएं। ये कोणासन का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पेट की चर्बी को कम कर देता है। यदि आई साइड में कहीं पेट की चर्बी है तो इस अभ्यास से हमारी पेट की चर्बी ठीक होती है और हमारे पाचन अंग दुरुस्त होते हैं। तो छोटा सा अभ्यास है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। अब हम दाएं तरफ से करेंगे। दाएं हाथ को ले जाएं, हथेलियों की दिशा पलटें, हथेली को ऊपर की तरफ ले जाएं, कान से सटा लें। अब श्वास भरते हुए बाएं तरफ झुकें, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएं। यहाँ जब हम अंतिम स्थिति में आते हैं तो श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें और फिर जब हम अपनी मूल स्थिति में आएँ तो श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आएँ, हथेलियों को नीचे की तरफ लाएं, कंधे की सीध में लाएं, कंधे सीध में लाने में दिशा पलटें और नीचे की तरफ लाएं। ये था कोणासन। कोणासन का अभ्यास भी क्योंकि हमारे शरीर में रीढ़ का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? रीढ़ से हमारे सारे शरीर का संचालन होता है। हमारे सारे ऊर्जा के बिंदु हैं वो सब रीढ़ में ही रहते हैं। तो रीढ़ यदि दुरुस्त रहती है
तो हम जो है स्वस्थ रहते हैं। ये स्वस्थता की पहचान है। नहीं तो हम देखते हैं कि बुढ़ापे में कईयों की रीढ़ झुक जाती है, फिर सीधी खड़ी नहीं होती है। तो रीढ़ का लचीलापन हमारे स्वस्थ होने का प्रमाण होता है। तो ये सब रीढ़ की जो है ये भी अभ्यास हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। अब हम कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्रासन में दोनों पैरों को खोल लें, दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रख लें और दोनों हथेलियों को सामने की ओर लाएं, आमने सामने हथेलियां रहें। अब हमें श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ की तरफ जाएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए जाएं और पीछे की तरफ देखें। दाएं हाथ को अपने बाएं कंधे पर रख लें और बाएं हाथ को अपने कमर में लपेट लें। जितना भी पीछे आप दे सकते हैं पीछे की तरफ देखें। कुछ देर इस स्थिति में रहें, सामान्य श्वास और प्रश्वास को रखें। अब बाएं हाथ को खोल लें, फिर उस स्थिति में लाएं, दाएं हाथ को भी कर लें और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ आएं। अब इसको उल्टी दिशा में करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अब दाएं तरफ जाएंगे। बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखें और दाएं हाथ को अपनी कमर में लपेट लें और पीछे की तरफ देखें। इसमें हमारे गर्दन का भी अभ्यास होता है, कंधों का भी अभ्यास होता है और रीढ़ की हड्डी का भी अभ्यास होता है। कुछ देर सामान्य स्थिति में रहें, फिर अपने हाथों को खोल लें, वापस उसी दिशा में आमने सामने लाते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। ये है कटी चक्रासन का अभ्यास। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोणासन के अभ्यास में थोड़ा सा पैरों को और ज़्यादा खोल लेंगे और इसमें करना क्या है, इसमें एक हाथ नीचे जाएगा और जिस तरफ हम नीचे जाएं उस तरफ अपने पैर को थोड़ा मोड़ लें। इस दिशा में 90 डिग्री में लाएं। ये पैर इसी स्थिति में रहेगा सीधा सामने की तरफ। ये जो है इसको मोड़ लें और अभ्यास कैसे करना है, बाएं हाथ को अपने कंधे की सीध में ले जाएं, फिर हथेली को ऊपर उठा लें, कान से ऊपर रखें, कान से डालें और बाएं तरफ झुकें और जितना झुक पाएं अपने पैर को छूने की और अपने दृष्टि आसमान की ओर रखें। इस स्थिति में जितनी देर रुक पाएं रुकें और नहीं तो श्वास भरते हुए फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। ये है त्रिकोणासन। क्योंकि हमारी त्रिकोण की स्थिति बनती है, हमारे पैरों में भी त्रिकोण की स्थिति बन रही है। हम जब हाथ ले जाते हैं तो वहाँ भी त्रिकोण की स्थिति, इसलिए ये त्रिकोणासन है। अच्छा, इसी अभ्यास को हम दूसरी दिशा से करेंगे। अब इस पैर को सीधा कर लें तो इस जो है बाएं पैर को राइट एंगल पे मोड़ लें और अब दाएं हाथ को ले जाएं कंधे की सीध में, हथेली की दिशा पलट लें और हाथ को ले जाके कंधे पर सटा लें और अब बाएं तरफ झुकें और बाएं पंजे को छूने का प्रयास करें, दृष्टि आसमान की ओर। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। कंधे की सीध में आने पर हथेली की दिशा पलटें और उसको नीचे लाएं। ये था त्रिकोणासन का अभ्यास। ये कुछ योगासन थे जो हम खड़े होके बड़े आसानी से कर सकते थे। अब हम कुछ आसन बैठ के करेंगे। योगासन में बैठने का एक नियम है कि हम जब भी बैठें तो बैठने में हम हमेशा अपने हाथों को फैलाएं और धीरे से धीरे जो कुर्सी की स्थिति में आए इस तरह से रुकें घुटनों के बल। ये घुटनों की भी एक्सरसाइज होती है और फिर धीरे से बैठ जाएं। और जब बैठें तो अपने इस तरह से जो है, ताकि हमारे पेट की एक्सरसाइज भी होती है, पेट की मसल्स भी
मुलायम होती हैं। तो हमेशा योग में, क्योंकि इसमें हमारी घुटनों की एक्सरसाइज भी होती है, हमें ज़्यादातर घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इसको जो है घुटनों की प्रॉब्लम इससे ठीक कर सकते हैं। अब हम बैठ जाएं और बैठने पे अब अपने थोड़ा पैरों को फैला लें सामने की तरफ और हथेलियों को अपने दाएं बाएं टिका लें। थोड़ी देर विश्राम करें। विश्राम में अपनी लंबी गहरी श्वास भरेंगे और आराम से छोड़ेंगे, तो हमारी थकान बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। लंबी गहरी सांस भरने के बाद और आराम से, और विश्राम की स्थिति में आँखों को बंद करके रखेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। अब हम बैठ के किए जाने वाले आसन करेंगे। तो हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में कैसे बैठेंगे? पहले अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे पीछे की तरफ और इसमें एड़ी बाहर की तरफ रखेंगे, एड़ियाँ बाहर की तरफ और पंजा अंदर की तरफ। अब इसी तरह जब इस पे मुड़ जाए तो बाएं पैर को भी मोड़ेंगे और बाएं पैर को मोड़ने में इसकी भी एड़ी बाहर और पंजे अंदर। इस तरह हमें दोनों एड़ियों को बाहर करके और अपने पंजों पे बैठ जाना है। आराम से जो बैठ पाएँ वो बैठें, जोर ज़बरदस्ती योग में नहीं करना है। तो ये जो है वज्रासन की स्थिति है। ये एक ऐसा आसन है जिसको हम भोजन के बाद भी करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र को और हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मददकारी जो है आसन है वज्रासन। तो भोजन के बाद कम से कम 10-5 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करना चाहिए, बहुत लाभकारी होता है। वज्रासन में बैठ जाने के बाद अब हम अभ्यास करेंगे अर्धचंद्रासन का। अर्धचंद्रासन का अभ्यास कैसे करेंगे इसको देख लें। घुटनों के बल खड़े हो जाएं और अपनी पंजों को नीचे टिका लें। अर्धचंद्रासन माने हमें पीछे की तरफ झुकना है, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास को समान रखेंगे। कुछ देर रुकेंगे और नहीं रुक पाए तो श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आए। ये है अर्धचंद्रासन का अभ्यास। ये भी हमारे कमर को मजबूत करता है, कमर की हड्डियों को भी मजबूत करता है। हमारे अंदर जो रीढ़ में L4 और L5 की जो वर्टिब्रा हैं उनमें जो है तनाव खिंचाव होने से वो भी दुरुस्त होती हैं, तो हमारी कमर दर्द में भी ये बहुत लाभकारी है। अब हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन का अभ्यास में क्या करेंगे कि दोनों हाथ बारी बारी से दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर और एड़ी को छुएंगे उससे। जैसे देखें, पहले एक बार ऐसे लिया और उसको ऊपर की तरफ ले जाएं और फिर इसको जुड़ा करके अपनी एड़ी को ऐसे पकड़ लें। फिर इस तरह दूसरे हाथ से भी करेंगे और दूसरे हाथ को भी ले जाएं और उसको भी एड़ी से पकड़ लें और अपना पेट ऊपर की तरफ खिंचा हुआ रखें। इस तरह से इस अभ्यास को उष्ट्रासन। फिर वापस एक एक हाथ से ऊपर आए और नीचे आए। ये उष्ट्रासन का अभ्यास, ये भी हमारे कमर दर्द के लिए, हमारी रीढ़ के लिए बहुत लाभकारी है, घुटनों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये उष्ट्रासन और हमारे सर्वाइकल को भी ठीक करता है। एक बार और करके देख लें। फिर जो है धीरे धीरे आसनों का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। अब बैठ जाएं पुनः वज्रासन की स्थिति में। अब करेंगे हम षष्ठासन का अभ्यास। षष्ठासन के अभ्यास में देख लें,
दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियां सामने की ओर, और अब हम कमर से झुकें और अपने सिर को नीचे ले जाने की हाथों को फैलाई के रखेंगे और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, नितंब, नितंब एड़ियों से लगे रहें। कुछ देर इस स्थिति में रुकें और नहीं रुक पाएँ तो श्वास भरते हुए हाथ सटे हुए रहेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आएँ और हथेलियों को नीचे लाएं। थोड़ी देर विश्राम करें। तो पहले हम पेट के बल लेट जाएं और पहले करेंगे मकरासन का अभ्यास। मकरासन के अभ्यास में हम एड़ियां ज़मीन पर टिका के रखेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को अपने यहाँ ठुड्डी से लगा के रखेंगे, पैरों को फैला के रखेंगे और इस स्थिति में इसको कहते हैं मकरासन। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। ये आसन हमारी कमर के लिए और कमर के नीचे सारे जो है पैर और एड़ियों तक के लिए बहुत लाभकारी, बहुत सरल आसन है, लेकिन बहुत प्रभावकारी है। आँखों को बंद रख सके तो बहुत अच्छा है। और फिर हटा लें, थोड़ी देर विश्राम करें। विश्राम में अपने बाएं हथेली को नीचे, दाएं हथेली को ऊपर रखें और अपने सिर टिका करके थोड़ी देर विश्राम, विश्राम में पैरों को खोल लें। अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन के अभ्यास में अपनी दोनों हथेलियों को अपने छाती के आसपास रखेंगे, सिर को ज़मीन पर टिका के रखेंगे और पहले एक अभ्यास हम पहले दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, बाकी पूरा शरीर ज़मीन से टिका हुआ रहेगा। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, पैर को ऊपर और खींच के रखें। ये शलभासन का अभ्यास कमर के लिए बहुत उपयोगी, पैरों को भी मजबूती प्रदान करता है। तो ये जो है फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। सिर को टिका के रखें, हथेलियां छाती की तरफ। अब इसको बाएं पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर ले जाएं, पंजा पीछे की ओर खिंचा हुआ रहे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। और अब दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। अब दोनों पैर से अभ्यास करने में हम अपने पैरों को फैला लें और जंघा पे, हथेलियों को जंघा पे रख दें ताकि वो उनको उठाने में और मददगार हो। हथेलियों अपनी जो है जंघाओं पर रखें। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, श्वास भरते हुए ठुड्डी जमीन पर छूती रहेगी और फिर धीरे से वापस। ये था शलभासन का अभ्यास। अब हम करेंगे भुजंगासन। पहले अर्धभुजंगासन। अर्धभुजंगासन में हम अपने
कोहनी से पैरों को ज़मीन पर टिका के रखेंगे, हथेलियों को, और अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, ये अर्धभुजंगासन। अपने पंजों को खींचते रखेंगे, जितनी देर रुक पाए रुकेंगे, और फिर वापस आते हुए माथा ज़मीन पर टिकाएं। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। अपनी दोनों हथेलियों को छाती के आसपास रखेंगे और अपने पूरे शरीर को निचला हिस्सा नाभि से लेकर के पैरों तक का हिस्सा ज़मीन पर टिका रहेगा, और जितना उठ पाएँ उसमें उठेंगे, और सांस भरते हुए ऊपर उठें। भुजंगासन, सांप जैसी आकृति, कमर को दबा के रखेंगे। कमर का हिस्सा नीचे की तरफ दबा रहेगा, हमारी दृष्टि आसमान की ओर, श्वास प्रश्वास सामान्य, और जब नीचे आए तो श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं। धीरे धीरे ये भुजंगासन का अभ्यास, ये हमारे पेट के लिए और पेट के निचले हिस्सों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले आसन। तो अपना पीठ के बल लेट जाएं, हथेलियों को अपने कमर के आसपास रखें। उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन में हमें सिर्फ पैरों को ज़मीन से 30 डिग्री ऊपर उठाना है और कुछ देर रोक के रखना है। सांस भरेंगे, हथेलियाँ कमर के आसपास रहिए। सांस भरते हुए पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, 30 डिग्री तक उठाएं, और आप देखें, अनुभव करें कि आपके पैरों में एक ज़बरदस्त कंपन महसूस होता है। ये आपके पाचन तंत्र के लिए, पेट की अनेकों रोगों के लिए, हमारे पैरों के लिए बहुत उपयोगी आसन है उत्तान पाद आसन। आप श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से, जल्दीबाजी नहीं करें, धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं, और पैरों को आप देखें कि इस आसन का प्रभाव हमारी नाभि और पेट तक पड़ता है। अब हम करेंगे विपरीत करणी, यानी हमारा खून का प्रभाव विपरीत दिशा में होता है। दोनों पैरों को पूरा 90 डिग्री पर उठा के ले जाएंगे। सांस भरें और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाएं 90 डिग्री, और अपनी आँखों से अपने अंगूठे को देखने का प्रयास करें। सीधा रखें, सांस प्रश्वास सामान्य, और अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को वापस लाएं। धीरे से ज़मीन पर टिका दें, जल्दीबाजी नहीं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। हमारे शरीर में अनेकों स्थानों पर वायु अवरुद्ध हो जाती है, और वो वायु हमारे शरीर में दर्द पैदा करती है। हम उसको निकालने के लिए करते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। पहले एक पैर से करेंगे, दाएं पैर को ऊपर की ओर ले जाएं, घुटनों को मोड़ें और मोड़ करके अपने पेट से टिकाएं, और अपने दोनों हथेलियों से पिंडली को बांध लें। और अब अपने
सिर को उठा करके घुटने को छूने का प्रयास करें नासिका से। नासिका से छूने का प्रयास करें, ज़बरदस्ती नहीं। तो फिर उसको वापस पहले गर्दन को धीरे से नीचे टिकाएं, फिर अपने पैर को खोल लें और धीरे धीरे पैर को वापस लाएं। अब हम यही अभ्यास बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को ऊपर की ओर ले जाएं और ऊपर अब घुटने को मोड़ें और मोड़ करके पेट से चिपका लें। अपनी दोनों हथेलियों से अपनी पिंडली को बांधें और फिर जो है नासिका से घुटने को छूने का प्रयास। जोर ज़बरदस्ती नहीं। ये पवन मुक्तासन हमारे शरीर में दबी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए बहुत उपयोगी आसन है। हमारी गैस, कब्ज और एसिडिटी को ठीक करने में भी बहुत उपयोगी है। यदि शरीर में कहीं गैस भरी, पेट में गैस भरी, तो इस आसन से तुरंत बाहर निकल जाती है। अब हम दोनों पैरों से ये अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाएं और अब घुटनों को मोड़ें, पेट से चिपकाएं और अपने दोनों हथेलियों से पिंडली को बांध लें और फिर नासिका से जो है घुटनों को छूने का प्रयास। फिर धीरे से अपनी गर्दन को नीचे लाएं, पैरों को खोल लें और धीरे धीरे पैरों को वापस लाएं। हम स्वयं महसूस करते हैं कि इस आसन का प्रभाव हमारे शरीर के किन अंगों पर पड़ रहा है। वो हमारे अंग सारे स्वस्थ हो जाते हैं। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। सेतुबंध आसन में हम अपने दोनों पैरों को मोड़ लें और दोनों पैर नितंब के पास आएं। नितंब के पास लगा लें और अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को पकड़ लें। इतने पैर पास में लाएं कि हथेलियों से दोनों पैर पकड़ लें और अपने अब उदर के भाग को ऊपर उठा दें। और अब धीरे धीरे वापस आएं। ये सेतुबंध आसन। अब हम कमर के लिए बहुत उपयोगी आसन मर्कट आसन, और हम 3 स्थितियों में से करेंगे। तो हमारे जो रीढ़ का 3 पोर्शन है, निचला हिस्सा, मध्य वाला और ऊपर वाला, वो तीनों इससे अलग अलग प्रभावित होते हैं। तो दोनों घुटनों को मिलाकर रखें, दोनों हथेलियों को अपने कंधे की सीध में फैला लें। अब करना क्या है कि घुटने हम दाईं ओर ले जाएंगे और अपनी गर्दन को बाईं ओर लेके जाएंगे। दोनों घुटने मिले हुए और दोनों घुटने ज़मीन पर छूने का प्रयास करेंगे और गर्दन को ले जाएंगे बाईं तरफ, इस तरह। अपना सांस भरते हुए फिर अपने वापस लाएं, गर्दन को मध्य में लाएं, दोनों पैर। अब इसी तरह से अब बाएं तरफ दोनों पैरों को ले जाएंगे और गर्दन को दाईं तरफ। सांस भरते हुए मध्य में आ जाएं। अभी आपने देखा कि हमारी कमर का निचला हिस्सा इससे मुड़ा, कमर की जो है निचला हिस्सा लचीलापन होता है। अब हम दोनों पैरों को थोड़ा खोल लें और 1 से 1.5 फीट का फासला रखें दोनों पैरों में, और हम अब इसी तरह से अभ्यास को करेंगे। दाईं ओर ले जाएं, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर ले जाएं और दोनों घुटनों को, और हमारा जो बायां घुटना है वो दाएं पंजे से छूने। फिर वापस आ जाएं। यही क्रिया
अब विपरीत दिशा में दोनों घुटने बाएं तरफ ले जाएं, गर्दन को दाएं तरफ ले जाएं। देखें जी इसमें अब रीढ़ का मध्य भाग स्वस्थ होता है। अब तीसरा अभ्यास, हम दोनों पैरों को मिला लें और दोनों पैरों को ऊपर उठा लें, पेट से चिपका लें और हम यही दाएं और बाएं का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे उठा करके पेट से लगा करके और दाएं तरफ ले जाएं, गर्दन को बाएं तरफ ले जाएं। दोनों घुटने जमीन पर छुपाने का प्रयास। फिर वापस आएं मध्य में और अब घुटनों को बाएं तरफ ले जाएं, गर्दन को दाएं तरफ ले जाएं। ये अभ्यास वापस मध्य में आ जाएं और अपने पैरों को खोल लें। बहुत ही रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है। अब थोड़ी देर शवासन की स्थिति में रहेंगे। दोनों पैरों को खोल लें। दोनों पैर में 1.5 से 2 फीट का फासला, एड़ियाँ अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हथेलियों को अपने कमर से 6 इंच की दूरी पर रखेंगे और हथेलियाँ आसपास की ओर खुली हुई, आंखें बंद और विश्राम करें। ये शवासन की स्थिति है। शवासन में हमें बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, सामान्य स्थिति में रहना, श्वास प्रश्वास सामान्य। शरीर को सामान्य करने के लिए लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे प्रश्वास। पूरे शरीर को विश्राम दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई तनाव खिंचाव नहीं। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। और दाएं हाथ को फैला के रखें, बाएं हाथ को ज़मीन पर टिकाएं और अपना बायां पैर मुड़ते हुए और धीरे से उठ के बैठ जाएं। दाएं करवट से धीरे से उठ करके बैठ जाएं अपनी सामान्य स्थिति में। ये हमने आसनों का अभ्यास किया। अब हम थोड़ी देर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक बार प्राणायाम का अभ्यास करें। पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें सांसों को लेना है और छोड़ना है। इसमें भी अनेकों प्रकार की स्थितियां हैं। जैसे जैसे योग का अभ्यास बढ़ता है तो वो उन स्थितियों जो है हम करते हैं। तो हम अभी जो है भस्त्रिका प्राणायाम में पालथी मार के बैठ जाएं। जिस स्थिति में आप बैठ पाएँ उस स्थिति में बैठें। अनेकों आसन में बैठने के अभ्यास हैं। इसमें पद्मासन भी। पद्मासन में हम दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा पे और बाईं एड़ी को दाईं जंघा पर रख करके इस तरह बैठते हैं। ये पद्मासन का, ये जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। अपने सामान्य स्थिति में जिसमें आप सुखद रूप में बैठें, स्थिर रूप से बैठ जाएं, आपको परेशानी न हो, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। ये सिर्फ बताने का पद्मासन है। पद्मासन में दूसरा अभ्यास रहता है सिद्धासन का। सिद्धासन में हम बाईं एड़ी को अपने यहाँ सीवन नाड़ी पर लगा के रखते हैं और उसके बाद दाईं एड़ी को बाईं एड़ी के ऊपर रखते हैं। ये सिद्धासन का अभ्यास है। तो ये जो है जब ध्यान की स्थितियों में बैठते हैं तो सिद्धासन का अब जो है बहुत प्रभावकारी है। और तीसरा हमारा और भी आसनें हैं इसमें बैठने की। और ये सुखासन जिसमें हम हमेशा बैठते ही हैं, तो सुखासन है जैसे हम बैठते हैं पालथी मार के बैठेंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास।
हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। और एक मुद्रा, ये मुद्राएं भी बहुत लाभकारी हैं हमारे जो है योग में। तो अभी हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करेंगे। ज्ञान मुद्रा में हमारी ये जो तर्जनी उंगली है उसकी जो है अंगूठे से छुआ करके रखेंगे और तीनों उंगलियां बाहर की तरफ खोल के रखेंगे। ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में 20 बार हम सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। अपनी स्थिति के अनुसार इसको करें। जिन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, वो इसको यह तीव्रता से नहीं करेंगे। आराम आराम से सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस भरें और छोड़ें। यथासंभव आँखों को बंद रखेंगे और यदि न कर पाएँ तो आँख खोल के भी अभ्यास को करेंगे। इस तरह से 20 बार। सांस भरें और सांस छोड़ें। सांस भरने पर हमारी नाभि बाहर की ओर जाएगी, पेट बाहर की ओर जाएगा और सांस छोड़ने पर ये अंदर की ओर जाएगी। अपना ध्यान अपने सांस और प्रश्वास पर टिका के रखेंगे। नासिका के अग्रभाग पर। बीस बार हो जाने पर आंख बंद करके शांतिपूर्वक बैठें और शरीर में जहाँ कहीं भी स्पंदन हो रहे हैं, जहाँ कहीं भी अनुकंपन हो रहे हैं, उसको जो है अनुभव करें। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति भी हम 25 बार करेंगे। कपालभाति में जैसे भस्त्रिका में हमने सांस को लेने और छोड़ने का किया था, अब कपालभाति में हमें सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे नहीं देना है। क्योंकि सांस हमारी जो भी सामान्य रूप से अपने अंदर जाएगी, जो भी गैप मिलता है सांस अपने आप अंदर जाएगी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हमें सिर्फ छोड़ने का अभ्यास करना है। यथासंभव आँखों को बंद रखेंगे और एक बार देख लें, इसमें झटके के साथ सांस को छोड़ना है तो हमारा पेट जो है अंदर की तरफ जाएगा। पहले सांस भर लें। इस तरह से 25 बार। एक राउंड में 25 बार सांस छोड़ने का करें। पच्चीस बार हो जाने पर थोड़ी देर विश्राम करें। आज हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं वो सिर्फ सांकेतिक हैं, पूर्ण अभ्यास नहीं है। पूर्ण लाभ पाने के लिए इस अभ्यास को हमें बढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा समय करना पड़ता है। तो जब हम जो है नियमित योग अभ्यास करेंगे तो उसमें उस तरह के जो है करना पड़ता है। नहीं तो सामान्य आज जो है चूँकि योग दिवस है तो इस योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सिर्फ ये सांकेतिक जो है अभ्यास आज कर रहे हैं। हम तीसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम और विलोम। अनुलोम विलोम में हमें करना है कि अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को बंद करना है और बीच की दोनों तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को मोड़ के रखें। और जो हमारी दो अनामिका और कनिष्ठा उंगली है उसको जो है बाएं उसके लिए यूज़ करें। तो सबसे पहले हम दाएं नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से और बाएं से सांस लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। फिर उसमें
दूसरी बार फिर दाहिने से, जहाँ से छोड़ा था वो दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। तो बाएं से हम श्वास भरें, पूरी अपनी क्षमता के अनुसार पूरी श्वास भरें। यदि रोकने की स्थिति है तो रोकें, नहीं तो दाएं से छोड़ दें। बाएं से भरें। अब बाएं नासिका को बंद करें और दाएं से छोड़ दें। पूरी श्वास बाहर करने में हमारा पेट अंदर की ओर जाएगा, नाभि अंदर की ओर जाएगी। अब हम सांस को दाहिनी नासिका से भरें, ध्यान श्वास पर रखें और यथासंभव आँखों को बंद रखें और श्वास लेने और छोड़ने पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अब बाएं से छोड़ें पूरी सांस, फिर बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें। ऐसा 5 बार अभ्यास करें। पाँच बार हो जाने पर शांत बैठें। चेहरे पर प्रसन्नता के लक्षण और पूरे हृदय में प्रसन्नता का भाव। अब हम आखिरी चरण में करेंगे थोड़ा ध्यान का अभ्यास। सांकेतिक रूप से 5 मिनट ध्यान करेंगे। ध्यान में 3 स्टेप हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। पहला स्टेप है कि हम शरीर को स्थिर रखें, शरीर को हिलने डुलने न दें। तो पहले शरीर की स्थिरता ध्यान में, दूसरा हमारा शरीर की शिथिलता, पूरा शरीर को ढीला छोड़ना, और तीसरी एकाग्रता कि हम अपने जो है उसको एकाग्र करें, मन को एकाग्र करें, चेतना को एकाग्र करें। 3 ध्यान में अनेकों विधियां ध्यान करने की, लेकिन इनमें जो मूल स्टेप हैं वो 3 ही हैं जो हमें शरीर की स्थिरता हमारी हो, शरीर में शिथिलता हो और एकाग्रता हो। तो ध्यान का अभ्यास करेंगे। अपने जो है जिस आसन में सहजता से बैठ सकें उसमें बैठें। बस हमारा शरीर स्थिर होना, जिस आसन में भी बैठें उसमें शरीर में स्थिरता हो। अपने हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, हथेलियां आसमान की ओर, और वही ज्ञान मुद्रा अपनी तर्जनी और अंगूठों को मिलाकर के रखेंगे। आँखों को बंद रखेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। अपनी आँखों की पलकों को ढीला छोड़ दें, एकदम शिथिल छोड़ दें। अपने पूरे चेहरे और इंद्रियों को ढीला छोड़ दें। होठों को भी ढीला छोड़ दें। गर्दन को ढीला छोड़ दें, पूरी तरह शिथिल, और कंधों को ढीला छोड़ दें। ध्यान रहे कि हमारी रीढ़ सीधी हो, गर्दन और सिर एक दिशा में हो। कंधों को भी ढीला छोड़ दें। तीन बार प्रणव की ध्वनि ओंकार
की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। फिर श्वास भरेंगे। पुनः एक बार श्वास भरेंगे। मन को पूरी तरह शांत कर दें। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। अपनी चेतना को बाईं हथेली पर ले जाएं। बाईं हथेली में जो स्पंदन हो रहे हों उसको आत्मसात करें। अब अपने ध्यान को दाईं हथेली पर ले जाएं। दाएं हथेली का निरीक्षण करें और वहाँ हो रहे कंपनों को, स्पंदन को महसूस करें। अब एक साथ एकदम अपनी दोनों हथेलियों पर अपने ध्यान को टिकाएं और अनुभव करें वहाँ के परिवर्तनों को। अपने ध्यान को श्वास और प्रश्वास पर लगाएं। श्वास का निरीक्षण करते जाएं। हृदय में आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता के भाव रखें। अपनी चेतना को अपने आसपास के वातावरण के प्रति जोड़ दें। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। हमारे चारों तरफ जो वायु बह रही है उसका अनुभव करें। अपनी चेतना को अपने ऊपर की ओर ले जाएं। और जो आकाश की ओर
वायु का प्रभाव हो रहा है उसको अनुभव करें। अब एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। दोनों हथेलियों को कटोरी नुमा बना करके आँखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे आँखों को खोलें। हथेलियों की ऊर्जा का आँखों से अनुभव करें और धीरे धीरे हथेलियों को, आँखें हथेलियों पर सटी रहें। हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आएँ और दोनों हथेलियाँ जोड़ करके आगे की ओर झुकें। सिर को भी झुकाएं और परमात्मा का आभार व्यक्त करें कि हे प्रभु, मुझे जो भी मिला है और जो भी मिल रहा है उस सब के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। योग अभ्यास पूर्ण हुआ। जो हमारा योग अभ्यास हुआ है ये YouTube चैनल पे भी प्रसारित होगा। YouTube चैनल पर ये सिद्ध साधना ट्रस्ट के नाम से चैनल है। तो इस आश्रम की जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो सब YouTube पर प्रसारित होती हैं। कुछ ही समय ये आश्रम को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मात्र 1.25 वर्ष ही हुआ है। पिछली शिवरात्रि पर इसका उद्घाटन हुआ था। ये वार्षिक उत्सव शिवरात्रि पर मना था और यहाँ पर ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित होती हैं। आज इस योगाभ्यास में तो आप लोग भी जैसे इसको YouTube चैनल पर देखना चाहें तो सिद्ध साधना ट्रस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ की गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज बहुत प्रसन्नता है कि हमारे क्षेत्र के पार्षद महोदय भी आज इस योगाभ्यास में आदरणीय जीवन पंचोली जी भी उपस्थित हुए हैं। ये बहुत हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पंचोली जी थोड़ा सा ये लोग देखना चाह रहे हैं तो आप जो है ये पीली शर्ट में है। निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र के ये जो वार्ड क्रमांक 36 है निपानिया क्षेत्र का, उससे आप पार्षद हैं। बहुत क्रियाशील हैं, बहुत सक्रिय हैं और आप जो है निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में ये मैं देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ रहते हुए पूरा जंगल था। जब आश्रम नहीं बना था रोड वोड तो था ही, धूल वूल उड़ती थी, लेकिन आश्रम नहीं बन पाया उससे पहले रोडें बन गई सब जी। तो बड़ी नर्मदा यहाँ आपने पूरे क्षेत्र में ला दी है। ये बड़ी सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो ये पार्षद जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब थोड़ा सा एक ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी हैं। आप जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप पेशे से वकील भी हैं। बहुत अच्छे सुरीला मधुर स्वर है इनका, बहुत अच्छे गायक भी हैं। और जो है तो आज मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। सभी पधारे हुए हमारे योग बंधुओं को सादर अभिनंदन। आज योग दिवस है। हमारे जो ट्रस्ट के संस्थापक हैं, सबसे बड़े डोनर हैं आदरणीय सिद्ध साहब
जिन्होंने अपने जीवन में एक ही चीज़ का निर्णय लिया कि ये हम वानप्रस्थ जीवन के बाद जो भी जीवन शेष रहेगा वो समाज के लिए इस तरह की गतिविधियों के लिए समर्पित रहेगा जिनमें समाज की आवश्यकता है। तो आज चर्चा का विषय है योग। योग है क्या? योग आसन है, योग अभ्यास है। इस पर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। योग एक्चुअल जो हम करते हैं ये साधन है। हम आसन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, तो एक ये साधन है। वास्तविक योग का जो अर्थ है वो है धन। अगर अपन को उसको सीधी भाषा में देखें, सरल भाषा में, तो योग शब्द जो बनता है वो धन से बनता है, प्लस टोटल। इसका जो मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने आत्म तत्व से कैसे जुड़े। दो जगत हैं दुनिया में, एक दिखाई देता है, एक नहीं दिखाई देता है। एक है पदार्थ जगत, शरीर हमारा पदार्थ जगत है। ये जो आप पूरा संसार देखते हैं, आंखें हमारी देखती हैं, ये पदार्थ जगत है। और हमारा जो हमारे अंदर सूक्ष्म तत्व है वो है हमारा सूक्ष्म जगत। तो सूक्ष्म जगत में जुड़ने के लिए, क्योंकि इस सृष्टि का जन्म सूक्ष्म से हुआ है, शून्य से हुआ है। शून्य से ध्वनि पैदा हुई, रिदम पैदा हुई, उसके बाद फिर धीरे धीरे जल, वायु इस तरह के सिस्टम में आया, तब ये पैदा हुआ। तो हम जो मूल तत्व हैं वो सूक्ष्म तत्व हैं। तो योग का जो मुख्य कार्य है वो हमको सूक्ष्म तत्व से जुड़ना। साधन हो सकते हैं, बिना साधनों के भी योग से जुड़ सकते लोग। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हम जब योग अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो ही जुड़ेंगे। हाँ, लेकिन 90% संभावना ऐसी रहती है, हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती। 90% लोग जो है वो अभ्यास मार्गी होते हैं, बिना अभ्यास के जुड़ ही नहीं सकते। उसके लिए साधन बनाए हैं। हर व्यक्ति एरोप्लेन से नहीं जा सकता। बम्बई जाना है, बहुत छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ, तो साधन क्या है? पैदल भी है, साइकिल भी है, बस भी है, कार भी है, ट्रेन भी है और एरोप्लेन भी है। तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं जुड़ने की अपने आत्म तत्व से। यही पूरे जीवन का सार है। यही हमारी जो मानव शरीर मिला, इस शरीर की सबसे बड़ी उपलब्धता यही है कि हम अपने सूक्ष्म तत्व को पहचानें और उसमें समाहित हो जाएं। ये इसका, तो उसमें अपने योग अभ्यास जो पतंजलि ने मार्ग बताया, उनने बहुत सी चीज़ें उसमें किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारण, समाधि। प्राणायाम जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्यों है? हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, इनसे जुड़ने का एक माध्यम है। स्वास्थ्य तो हमको फ्री में मिलता है। जब हम बच्चे थे, बचपन थे, तो लोग आमों की गुठलियाँ इकट्ठा कर लिया करते थे। वो खरीदने वाले आते थे वन विभाग के, तो वो खरीदते थे क्योंकि उनको वो आम पैदा करते थे। तो ये कहावत बनी कि आम के आम, गुठलियों के दाम। तो होता क्या है कि हम ये कर रहे हैं तो स्वास्थ्य तो हमको फ्री में मिल रहा है, लेकिन हम जुड़ते हैं अपने मूल स्रोतों से जो हमारे अंदर सूक्ष्म तत्व के एक तरह से सुप्त अवस्था में रहते हैं। उनकी जागरण की स्थिति प्राणायाम। जब कपालभाति करते हैं तो जो एब्डोमेन नीचे का पार्ट है ये जागृत होता है, इसको अपन करते हैं। जब भस्त्रिका करते हैं तो ऊपर के पोर्शन में, और जहाँ पर हमारी श्वास भी नहीं पहुँचती है वहाँ पहुँचती है ध्वनि, वो है भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी। जब हम इसमें स्पंदन करते हैं, बोलते हैं ओम। जब आप आँख बंद करते हैं, जब आप मुंह बंद करते हैं और कान बंद करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि इस पार्ट में एक ध्वनि की तरंगें पहुंचती हैं। एक्चुअली ये टॉप जो हमारा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, इस पर पहुंचने का माध्यम है। योग वो साधन है कि हम इस शरीर से आत्म तत्व को जोड़ सकते हैं। इसलिए ये अभ्यास मार्ग बहुत ज़रूरी है। 90% लोग समझते नहीं। ज़्यादातर लोग, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक 5 साल का बच्चा इतना विद्वान हो, वो विलक्षण क्षमता है। वो अलग चीज़ है कि लोग जुड़े हुए आए हैं। लाखों में, हजारों में एकाध व्यक्ति होता है। इसलिए हम सबको मिलके
क्योंकि हम जब एक सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो 10वीं सीढ़ी पर पहुंचेंगे। ये संसार जो संसार है, मानवीय संसार है, इसमें यही साधन सबसे अच्छा साधन है, अभ्यास मार्ग। तो पतंजलि ने अभ्यास मार्ग को चलाया, पतंजलि ने शोध किए, उस पर और आगे कई ऋषियों मुनियों ने बढ़ाया। और हमारे देश का ये सौभाग्य है कि हम जो है हमेशा पदार्थ जगत से दूर और सूक्ष्म जगत से जुड़ने की हमने कोशिश की है। इसमें हमारे सिद्ध साहब भी प्रयोग कर रहे हैं, योग अभ्यास कराते हैं, निस्वार्थ किसी चाह के बगैर लगे रहते हैं। हम सब की तरफ से, पूरे ट्रस्ट की तरफ से, आप लोग आए समस्त जो अपने क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की आप ज्योति जलाते रहें ताकि हम लोग और सभी इससे लाभान्वित होते रहें। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द जो है जो यहाँ उपस्थित हैं आप आइए। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज ये मेरा सौभाग्य है कि सिद्ध साहब के सानिध्य में और इस पावन भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। और पहले भी जब इसका शुभारंभ हुआ था सिद्ध साहब ने मुझे बताया था, लेकिन बाहर होने के कारण मैं आ नहीं पाया था। लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज योग दिवस भी है। और ज़्यादा तो मुझे इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सिद्ध साहब के हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से इनका योगाभ्यास और निरंतर जो ये समाज कार्य में करते रहते कार्य वो देखते रहता था। और इस बार कोरोना के कारण कहीं भी ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ। सभी को संगठन ने भी ये करा था कि सबको अपने अपने घर रह कर के योगाभ्यास करना है। मेरे मन में जब सिद्ध साहब का मेरे पास मैसेज आया, मैंने देखा उसको, तो मैंने इनको बोला, मैं आज फ्री है तो बिल्कुल मैं भी आऊँगा फिर तो ये मेरा सौभाग्य है और ये तो एक हंसी की बात है। लेकिन आज योगा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा, और ये लॉकडाउन ने ही वास्तव में अगर देखा जाए तो मुझे भी थोड़ा बहुत योग करना सिखाया है। एक हमारे, मैं माता स्वरूप ही मानता था उनको, सरिता दुबे जी, वो भी योगाचार्य थे और अपने श्रुति सेल्टर में निवास था। उन्होंने आज से 4 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था योग दिवस के उपलक्ष्य में, तो उस दिन हमने वहाँ पर एक शिविर लगाया था योगाभ्यास के लिए, उन्होंने वहाँ पर कराया था। तो वो मुझे थोड़ा बहुत याद था, जो प्राणायाम अनुलोम विलोम जो करते हैं। तो अभी लॉकडाउन में मतलब वो चीज़ें घर पे रहना था, तो बच्चों और परिवार के साथ हमने उसको निरंतर किया और उसमें वास्तव में अपने शरीर में हमने बदलाव देखा। और लॉकडाउन में लगातार थोड़े बहुत योगा प्राणायाम और घूमने की वजह से कम 6 से 8 इंच मतलब मेरा पेट कम हो गया और थोड़ा शरीर स्वस्थ हुआ। तो पहले मतलब केवल बैठना ही बैठना था, तो लॉकडाउन का फ़ायदा लिया, क्योंकि मोदी जी ने बोला है कि आपदा में भी अवसर तलाशें, तो कम से कम अपन शरीर तो स्वस्थ रखें और बाकी बिल्कुल। तो हमारे सिद्ध साहब का और ये सब देखने का असर होता है, मतलब किसी चीज़ की जानकारी नहीं हो तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे भाई साहब ने बताया था, अध्यक्ष महोदय ने, कि उसका निरंतर आप अभ्यास करेंगे और उसकी जानकारी होगी तो उसका लाभ मिलेगा। तो हम देखते रहते थे सिद्ध साहब को, इनको, तो वो चीज़ हमने करी तो उसका हमको फ़ायदा मिला। और आपने यहाँ पर हमें बुलाया, अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर ऐसे ही आप सेवा करते रहे और हमारी जब भी हो, जहाँ भी आवश्यकता लगेगी, हम पूरी तरह से तन मन धन से आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा समय दिया रोज अभ्यास में, बहुत